नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एवरीबॉडी टू दिस सेशन। नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ये जो आज का सेशन है, बड़ा डिफरेंट होने वाला है कि काफ़ी दिन से आप सब लोग जो है वेबिनार्स और ये चीज़ें अटेंड कर रहे हैं। एक मेरे मेरे मन में एक बात थी कि क्यों ना हम एक ऐसा सेशन करें, जो प्रैक्टिकल सेशन हो, जिसमें सब लोग अपनी बात कह सकें, अपनी बात कह सकें, सुन सकें, कुछ चीज़ें हम नई सीखें और ये एक ऐसा प्रोसेस हम जो इसमें करेंगे, शुरुआत से अंत तक कि जब हम इस सेशन के बाद जाएँगे, तो कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी। अ, थोड़ी-सी बातें अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आप अपने वीडियो को चालू कर सकते हैं, अनलेस यू आर सिटिंग इन पायजामास एंड अदर थिंग एंड यू डोंट वांट टू इनेबल इट। माइक को म्यूट कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ सेशंस में मैं चाहूँगा कि सारी बात खत्म कर दूँ, उसके पश्चात आपकी बात ज़रूर सुनूँगा। और इस प्रक्रिया में मैं आपको कुछ प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये सेशन की एज ए अधिवक्ता, जैसे वकील जो है, हम लोगों को डे टू डे कार्य करने में टेक्नोलॉजी से क्या फायदा हो सकता है और टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। हम कई चीजों पे बहुत लोगों पे डिपेंडेंट हैं, हम क्लर्क पे डिपेंडेंट हैं, अपनी डायरी मेंटेन करने के लिए हम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके कोर्ट ऑर्डर्स देखते हैं और कई बार हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो हमें तारीख लेने में बड़ी दिक्कत होती है कि हमारी तारीख कहीं क्लैश ना कर जाए। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं, शुरुआत होती है। तो पहला प्रोसेस हम लोगों का सबसे बड़ा होता है कि कैलेंडर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे किस तरीके से हम कैलेंडर्स को, अपनी डेट की तारीखों को कैसे मैनेज करेंगे, ये थोड़ा समझेंगे। उसके पश्चात केस मैनेजमेंट के बारे में भी समझेंगे कि ट्रायल कोर्ट के केसेस का क्या नेक्स्ट डेट है, क्या ऑर्डर्स हुआ लास्ट उसमें और आगे क्या कार्रवाई चलेगी, ये इसके बारे में भी हम प्रोसेस को समझेंगे। उसके पश्चात एक प्रोसेस हम और समझेंगे कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, जो हमारे पेपर इतने सारे हमारे ऑफिस में हर रोज इकट्ठे होते हैं, हर पर्टिकुलर फाइल में जाते हैं, उनका हम किस तरीके से मैनेजमेंट करें और जो कि जब हमें को जरूरत पड़े तुरंत एक क्लिक ऑफ माउस जो है वो डॉक्यूमेंट हमारे को जो है अवेलेबल हो। उसके पश्चात हम एक प्रक्रिया भी करेंगे कि हम ई फाइलिंग करने से पहले हम अपनी पिटिशन, जो हम नॉर्मल तौर से फाइल करते हैं, हम पिटिशन को किस तरीके से बनाएं और उस प्रोसेस के पश्चात हम पिटिशन को फाइल करने से पहले किस तरीके के पैरामीटर्स जो कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, उस पैरामीटर्स के दायरे में हम उस पिटिशन को तैयार करें और फिर हम फाइल कैसे करें और उसके पश्चात हम अपनी हियरिंग कैसे करेंगे, उसकी हियरिंग के बारे में भी मैं आपको एक आज जो है बताना चाहूंगा। और ये मेरी मुहिम बहुत सालों से चल रही है, काफी मेरे कलीग्स के साथ में। आई थिंक बहुत सारे मेरे कलीग्स आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मालूम है कि मेरी आदत है, मैं सबको पुश करता हूँ कि आज आप टेक्नोलॉजी का यूज करें और जिससे कि कोर्ट में हमें काम में आसानी होगी। ऐसे समय में कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया कि शायद मुझे ये ज्ञान होता तो मैं कोर्ट में पिटिशन फाइल करके अपनी हियरिंग ले लेता। ऐसी अर्जेंट पिटिशन बेल लगानी थी मुझे, जो मैं लगा सकता था अगर मुझे ये पता होता। ये इसके कारण हमको ऐसा नहीं नजरना चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी के कारण अपंगु हो गए हैं। हमें ये टेक्नोलॉजी जो फ्रीली अवेलेबल है, उसका कैसे सदुपयोग करें और कैसे हम इसको अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करें। सबसे पहला मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन देना चाहूंगा। बेसिक बहुत ही छोटा सा है। आई थिंक ये मान के चलिएगा, जितने श्रोता यहाँ पर हैं आज मौजूद, ये सेशन हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए बहुत ही बेसिक हो, पर ऐसे बहुत से अधिवक्ता हैं जिनको वो बेसिक भी नहीं मालूम है और उनकी नॉलेज में वो बेसिक भी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि उनको डे टू डे कार्रवाई करने में बहुत आसानी हो। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको मेरे से ज्यादा भी ज्ञान होगा और मैं चाहूंगा आगे मैं आपसे सीखूं भी उस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए तो मैं विदाउट आगे डिले करने से पहले सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा केस मैनेजमेंट के बारे में। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वकालत कर रहे हैं तो भारत सरकार के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा आज कई वर्षों से टेक्नोलॉजी का यूज करके ई कोर्ट की वेबसाइट्स बनाई गई हैं, ई कोर्ट्स की। लेकिन क्यों हम अपने अधिवक्ता लोग वंचित रहे? क्यों हमारी बार एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई? क्यों हमने कोशिश नहीं की कि हमारे अधिवक्ता, हमारे एडवोकेट्स मित्र जो है हर रोज इस चीज को यूज करें, जिससे कि उनको कभी दिक्कत ना हो, जैसा आज महसूस हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाना चाहता हूं कि एक सब लोगों के मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं या कुछ लोग जो है आईफोन यूज करते हैं, एक एप्लीकेशन सरकार द्वारा मुफ्त रूप से अवेलेबल है जिसका नाम है ई कोर्ट सर्विसेज।
और मैं उसके बारे में पहले आपको उसको वॉक थ्रू करूंगा, जो एक इतना अच्छा है जिसके लिए बाद अगर आपने इसको यूज किया तो अपनी केस डायरी मेंटेन करना बंद कर। ओके, सो आप देखिएगा इसमें एक ई कोर्ट सर्विसेज का ही ऐप है, एंड सब लोगों को ये ज्ञान होगा कि इस चीज के लिए कि ये ऐप किस तरीके से कार्य करता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वकालत कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहला जो प्रथम एक चीज इन्होंने इसमें दी है वो है सीएनआर नंबर। हर केस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर एक केस का यूनिक आईडी दे दिया गया है। अगर आपको वो सीएनआर नंबर पता है तो आप डायरेक्टली उस केस को देख सकते हैं। अब आपने अगर मान लीजिए सीएनआर नहीं पता, आप इसको सिंपल सा एक बहुत ही आसान तरीका है कि किस स्टेट की आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं तो ये मैंने दिल्ली इसमें डाला। अब दिल्ली में जो डालने के पश्चात कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैं एक मुकदमा है पेंडिंग, मुझे केस की इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर एग्जांपल। अब उस मुकदमे की ये केस नंबर, राइट, केस नंबर केस स्टेटस अगर मुझे देखना है, केस नंबर, पार्टी, फाइलिंग नंबर, एफआईआर नंबर, एडवोकेट, एक्ट, केस टाइप, मोस्टली आपकी सारी कार्रवाई केस नंबर, पार्टी से और एफआईआर नंबर से ये ट्रेस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये किसी पार्टी का नाम इसमें डाला और ये मैंने 30,000 कोर्ट या राज एवेन्यू में कोई भी केस पेंडिंग है, मैंने एक फिक्टिशियस नाम किसी का डाला और सन किस साल का केस हो सकता है ये मैंने अगर इसमें डाला तो उसके पश्चात इसमें कुछ डिटेल्स आती हैं। अब देखिए इसमें मेरे को सेशन का केस चाहिए था, हो सकता है क्योंकि अगर मुझे यूनिक अगर एफआईआर नंबर पता होता तो मैं उस केस को ट्रेस कर सकता था। तो मैंने सेशंस में देखा कि सेशंस में कुछ मुकदमे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रिमिनल केसेस कौन सा है, अभी मैं क्रिमिनल केस के अंदर ये देखिए ये किसी की बेल एप्लीकेशन मान लीजिए लगी थी। अब ये इस केस की डिटेल्स इस एप्लीकेशन में आ रखी है। सबसे पहला काम कि अगर आपने इसको भविष्य में फॉलो करना है इस केस को, तो इसको ऐड केस कर दीजिए। इस ऐड केस को करने का फायदा मैं आपको आगे डेमोस्ट्रेट करूंगा। जब आपने इसको ऐड केस कर दिया उसके पश्चात ये देखिए इस केस में यूनिक सीएनआर नंबर भी दिया हुआ है। ये वो सीएनआर नंबर है जो कभी बदलेगा नहीं। केस का नंबर बदल जाता है, कई बार कोर्ट चेंज होती है, कई चीजें बदल जाती हैं। अब ये केस डिस्पोज ऑफ हो रखा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें क्यूआर कोड होता है। अगर मान लीजिए आपने अपने मोबाइल पे किसी वेबसाइट से आपको ये सब डिटेल नहीं डालनी है और डायरेक्टली आपको जो है ये करना है क्यूआर कोड के थ्रू, तो आप इसको कैसे करेंगे। अब इसका क्यूआर कोड तो यही है, वेबसाइट पे अगर आप इसको खोलते हैं तो ये क्यूआर कोड इस तरीके से आता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है सीधे सीधे इसका केस स्टेटस जानना है तो मैं स्कैन क्यूआर कोड करूंगा। तो देखिए मैंने अभी ये स्कैन किया तो ये एक नया केस इस मोबाइल पे आ गया। आई थिंक आपको सबको दिख पाए, ये नया केस आया और इसके बाद मैंने जब इस केस को ऐड कर दिया, सबसे पहला काम तो ये किया जिससे कि भविष्य में मुझे ये प्रोसेस दोहराना ना पड़े। उसके बाद मैंने जब देखा इस केस में क्या क्या डिटेल्स हैं, जी पिटिशनर कौन है, रेस्पोंडेंट कौन कौन है और कौन सा क्या प्रावधान के अंतर्गत ये मुकदमा चल रहा है, हिस्ट्री क्या है, इस केस की तारीखें कब लगी हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ब्रीफली इसमें जो है ये पता लग जाएगा कि जो है इसकी लास्ट प्रोसीडिंग्स क्या हुई थी। सिमिलरली जो है आप इसके ऑर्डर्स भी इसमें देख सकते हैं। इंटरिम ऑर्डर्स में हमने क्लिक किया तो ये ऑर्डर वहीं पर ओपन हो गया। ये सब करने के बावजूद मैंने जब ये केस सेव किया था तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसमें कैलेंडर कैसे मैनेज हो गया मेरा। ये देखिए मैं आपको बहुत ही आसानी से ये चीज को दिखाता हूं। तो सबके समक्ष एक बात तो ये आ गई कि जैसे मैंने कैलेंडर इसको शेयर किया था, लेट मी जस्ट शो यू। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मैंने जैसे ही कैलेंडर किया तो इस केस मैनेजमेंट के तहत अब आपको भविष्य में अगर आपने एक बार इसको सेव कर लिया तो भविष्य में कभी भी आपको इसमें सेव करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका केसेस माई केसेस में ये दिखाई देगा कैलेंडर्स में। आज 16 तारीख को कितने केस आपके समक्ष लगे, अगर आपने ये केस डाला हुआ है, 19 तारीख को कितने लगे, एक ऑटोमेटिकली आपकी केस मैनेजमेंट की डायरी इस ऐप ने आपकी बना दी। अब आप जब
इस केस का स्टेटस जानना चाहते हैं कि आगे क्या ऑर्डर हुआ, ये सीधे उस पर क्लिक करेंगे और इसमें इंटरिम ऑर्डर्स और जो भी स्टेटस है आपको इसमें दिखाई दे जाता है। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने जुडिशरी ने बनाया हुआ ऐप है, और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि आप लोग इसको जरूर यूज करें। उसके पश्चात एक बात आती है कि दूसरी तरीके का केस मैनेजमेंट कैसे करें और किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में या किसी और जगह पे हम केसेस को कैसे मैनेज करेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सी टेक्नोलॉजी, मैं जो ये नुस्खा बता रहा हूं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसमें कोई आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको कोई नई डिवाइस नहीं खरीदनी है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही आपको जो है इसको यूज करना है। जैसे आप लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या एप्पल आईफोन यूज कर रहे हैं आईओएस, वो बहुत आसान है। सब लोगों के नॉर्मली जीमेल अकाउंट्स होते हैं, गूगल के अकाउंट्स आपने कॉन्फ़िगर करना है और उसमें कैलेंडर इनेबल कर देना है। अब गूगल कैलेंडर के अंदर आप अपने केस की डिटेल, अगर आपके ऑफिस में आपका स्टाफ कोई भी उसमें डिटेल में डालता है तो वो केस की डिटेल्स आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक नई जो चीज, जो एक इनोवेशन जो हमने यूज किया था और जो हमारे कई वर्षों से हमारे दफ्तर में भी काम कारगर साबित हो रहा है, वो मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं। मैं आपको भी मोबाइल की डिवाइस से ही वो दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, कैलेंडर्स में जाकर के ये आज की तारीख के कोई मुकदमे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई एक केस का अंदर डिटेल्स दिखा हुआ है। अब इस केस के अंदर स्टेटस क्या है, पिछला क्या ऑर्डर हुआ था। जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं, तारीख ले रहे होते हैं, तो हमें ज्ञान नहीं होता कि कई बार हम बहस करने जाते हैं, कई बार फाइल रह जाती है, हमें ज्ञान नहीं होता कि इसमें क्या हुआ। तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना कैलेंडर खोलते हैं। सो ऐसे ये काम बहुत ही आसान है, एक बार आपने अपने स्टाफ से कराना है, या आप खुद कर सकते हैं कि जब आप कैलेंडर मैनेज कर रहे हैं, गूगल कैलेंडर के अंदर जाकर के आप एक केस का नाम, जगह, कहां पेंडिंग है, और इसमें जो एक नोट्स का कॉलम आता है, जो नीचे नोट्स का कॉलम आता है, तो उस जगह पे आप अपना लास्ट ऑर्डर पेस्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, नेट से अवेलेबल होता है, और उसके कारण अब इसको भविष्य में, ये मैं उसके लिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो ऐप मैंने इससे पहले आपको बताया था, ई कोर्ट सर्विसेज, इस ऐप में हाई कोर्ट का भी इंटीग्रेशन है, देखिए। पर अभी दिल्ली हाई कोर्ट इसमें इंटीग्रेटेड नहीं हुई है। भविष्य में जब होगी तो आप बिल्कुल आसानी से इस ऐप के माध्यम से ही सारा कार्रवाई आपकी हो सकती है। तो मैंने जब ये आपको बताया कैलेंडर के बारे में, तो कैलेंडर्स के हिसाब से जैसे भी आपके समक्ष कोई भी केस आता है, तो लास्ट ऑर्डर आप उसने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या ऑर्डर था लास्ट हियरिंग का, प्रपोज एविडेंस, ये कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान एक तरीका था ये कैलेंडर मैनेजमेंट का। इस कैलेंडर मैनेजमेंट के थ्रू आप जो है अपने मुकदमों को जो है अपने मोबाइल में एटलीस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ई सर्विसेज यूज करते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आज आप सुबह अपना मोबाइल खोल के देखेंगे या एक दिन पहले देखेंगे कि कल कितने सारे मेरे केसेस लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। सिमिलरली हाई कोर्ट का गूगल कैलेंडर का ऑप्शन आप अभी यूज कर सकते हैं, भविष्य में वो भी इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इसके बाद में ये तो था कैलेंडर और केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट में जैसे ही आप अपना ई सर्विसेज से पीडीएफ फाइल खोलते हैं, पीडीएफ आप अपना कैसे शेयर करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, बहुत आसान चीज है। इसके पश्चात मैं आपको एक बताना चाह रहा था डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। आज जितने सारे हमारे अधिवक्ता लोग हैं, कोई नोएडा रहता है, कोई गुड़गांव रहता है, कोई फरीदाबाद रहता है, अपने दफ्तर ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, और अपने नए केसेस को अगर टेक्नोलॉजी का भी यूज आता है तब भी वो अपने केसेस को नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास फाइल नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान तरीका जो पिछले कई 5-7 साल से हम लोगों ने अपने यहाँ पे शुरू किया था, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि पहला रूल, पहला सिद्धांत, व्हाट कम्स इन द ऑफिस फर्स्ट गो टू स्कैनर। जो चीज पहले दफ्तर में आए आज ही से इंप्लीमेंट कर दीजिए। 10 पेज की पिटीशन आएगी या एफआईआर आएगी, वो पहले स्कैनर में जाए, उसके बाद रिस्पेक्टिव फाइल में जाए, तो भविष्य में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और जो पुरानी केसेस की फाइलें, आप अपने वीकेंड में कोई एक छोटा सा स्कैनर ला करके अपने आप एक नई मुहिम शुरू कर सकते हैं कि उसको डिजिटाइज कर। 10-10 साल पुरानी हमारी फाइलें जो है वो रिकॉर्ड में पड़ी रहती हैं, और हम उसका कुछ कार्रवाई हमारी जगह भी घेरती है और उनका कोई यूज नहीं होता। जब हमें अगर रेफरेंस के लिए जरूरत होती है तो हम क्यों ना कंप्यूटर से ट्रेस कर लें। हमने सिमिलरली एक सिस्टम शुरू किया था कि स्कैनिंग के बाद में हमने उसको कंप्यूटर में डाल दिया,
एक और सिस्टम जो कि खुद यूज कर सकते थे कि क्लाउड ड्राइव्स आज की तारीख में आती हैं। लेकिन ये सब चीजों का ध्यान भी रखना है कि हमें क्लाइंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, क्लाइंट की फाइल हमें हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ओपनली नहीं डाल सकते, ये सारी बातों का ध्यान रखना है। इसलिए हमें अगर अपने किसी सर्वर पे डालना है तो उसमें हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए कि हमारा डेटा का मिसयूज ना हो। इसी तरीके से जो जितनी हमने स्कैनिंग फाइल की, हमने उसको क्लाउड डिस्क में डाल दी और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी और उसको सिर्फ हम या हमारे स्टाफ उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करने के पश्चात क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट कम्स इन फर्स्ट गो टू स्कैनर। जैसी कोई भी चीज आपके दफ्तर में आई, मान लीजिए चिट्ठी आई किसी केस की, आपने पहले स्कैन कर दी, फिर आपने अपने मुवक्किल के नाम से जो भी फोल्डर्स बनाए आपने वहां पे उसको ट्रांसफर करा दी। ये आपके स्टाफ के काम भी हो सकता है और आप भी कर सकते हैं। एक जो टिप जो मैंने यूज की है और जो काफी कारगर साबित हुई है वो ये इस तरीके से कि आपने फाइल को नॉर्मली नाम क्या देंगे। देखिए सबसे पहली चीज ये कि फाइल का कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन शुरुआत आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि कौन सा साल है, वर्ष, महीना, तारीख और उसके बाद में अंडरस्कोर करके जो भी नाम है वो रिप्लाई है, जवाब है, जो भी है आप वो करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट इतना आसानी से रहेगा कि भविष्य में जो फाइल ऑर्गेनाइज होंगी वो डेट वाइज ऑर्गेनाइज होंगी। लेट्स से हमने पिटिशन बनाई 10 मई को और उसका जवाब आया 15 मई को, तो जैसे इस ऑर्डर में आपने ये फाइलें सेव करी तो आपको उसी ऑर्डर में वो फाइलें मिलेंगी। कई बार हमको उसको ढूंढने के लिए बहुत ही मुशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही तकलीफ होती है। ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की बेसिक बात बताई थी मैंने आपको। आप सबको ज्ञान होगा जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कई साल पहले से ही हाईकोर्ट ने ई कोर्ट सर्विस, ई कोर्ट का कंसेप्ट लागू किया था और एडवोकेट्स को मोटिवेट करने के लिए सबको फ्री में डिजिटल फाइल भी देनी शुरू की थी। ये सबको ज्ञान होगा इस बात का। लेकिन हम लोगों ने कितना उसका यूज किया और क्यों हमारी बार इससे वंचित रही और क्यों हम बार ने कोशिश नहीं की कि हमारे अधिवक्ता लोगों को ये इसको प्रमोट किया जाए और उनको ट्रेनिंग भी दी जाए। हाई कोर्ट में ई फाइलिंग शुरू काफी सालों से हो रखी है और वो जजेस उसका यूज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक फाइल शेयर करना चाह रहा हूं। इसके पश्चात में स्कैनिंग का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ये आप मैनेज करेंगे तो फाइलें आपकी मैनेज करेंगी। ये पीडीएफ में पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको बोलते हैं पीडीएफ, आज की तारीख में यूनिफाइड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, सारी जगह पे लागू है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह इस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि स्कैन करके हमारा डॉक्यूमेंट कैसा होगा, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार ये देखिएगा, ये एक हाईकोर्ट की फाइल हमको दी गई थी और ये मैं आपके समक्ष इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये एक बहुत ही आसान चीज है। कोई एक प्लीडिंग की फाइल हमको हाईकोर्ट से स्कैन करी हुई मिली। हाईकोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक फाइल सबसे पहले जो भी फाइलिंग हो रही है वो स्कैन करके ये लोग सर्वर पे डालते हैं। अब इसका एक बहुत आसान कितना फायदा है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 110 पेज की फाइल है। अब आपको ये पेजेस पलटने के लिए एक्रोबैट, एडोब रीडर या एडोब राइटर में हम आप इसको ओपन करते हैं तो ये फाइल्स में सबसे पहला कार्रवाई है कि हम जब अपनी फिजिकल फाइल पढ़ते थे तो सबको हम ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, पिंक फ्लैग जब हम कोर्ट में बहस करते हैं तो वो लगाते हैं। यही काम इसमें बड़ा आसान है कि जिसको हम बुकमार्क बोलते हैं। ये इस फाइल में बुकमार्क हमें हाईकोर्ट की अगर हमने ली तो वो मिली हुई मिलती है बुकमार्क की। अब मुझे 110 की फाइल में सीधे पहुंचना है कि जी प्रूफ ऑफ सर्विस क्या है, तो प्रूफ ऑफ सर्विस को मैं क्लिक करता हूं तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। ये एक बहुत ही उम्दा चीज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को जो ये फॉर्मेट चला आ रहा है, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह यही फॉर्मेट इस वक्त लागू है। अब मान लीजिए मेरे को इसके पिटिशन की एप्लीकेशन में पहुंचना है, लेट्स से अपील में पहुंचना है, अपील क्या थी, उसकी प्रेयर क्या थी, तो ये सारी ये बुक मार्किंग जैसे हाईकोर्ट में ये हाईकोर्ट के द्वारा करी हुई है, स्टाफ द्वारा की गई है। आपको याद होगा कुछ समय पहले हाईकोर्ट में ई फाइलिंग का कस्टम शुरू हुआ था तो वो स्कैनिंग फीस भी लेते हैं। तो जब वहां स्कैनिंग फीस होने के बाद में ये फाइल जब कोर्ट में जाती है तो ये इस तरीके की फाइल बन जाती है। क्रिमिनल साइड में ये फाइल जो है हमें मिलती है, फ्री में मिलती है फॉर द टाइम बीइंग। कोर्ट ने मोटिवेट करने के लिए लॉयर्स को ये दिया। अब यही टेक्नोलॉजी का इसी वक्त यूज हो रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें कहीं पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें कहीं पे भी कुछ चीज हमें देखनी है तो हमने जस्ट क्लिक कर दिया। कोर्ट में अगर हम बहस कर रहे हैं और हमें फला पेज पे तुरंत जाना है, हमें पेज पन्ने पलटने की जरूरत नहीं, सीधे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो वो हमको वो पेज पे पहुंच जाएगा। ये एक बनी बनाई फाइल मैंने आपको दिखाई। मैं अभी आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे अब हम इन फाइलों को बनाते हैं।
ये तो कोर्ट द्वारा दी गई एक फाइल थी। अब मान लीजिए मैंने बहस करने के दौरान एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को मैंने इसको हाईलाइट किया, उसको मैंने हाईलाइट करने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं जज साहब के सामने जब बात बहस करूं तो मैं ये जो है पर्टिकुलर पैरा का ध्यान में रिमाइंड में रहे, तो मैंने उसका नाम कर दिया आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी लिख के इसको बुकमार्क मैंने बना दिया। देखिए ये फीचर जो है, मैं जो एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं एक्रोबैट प्रो डीसी, जो एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, वो यूज कर रहा हूं। अभी फिलहाल आप लोग एक ट्रायल वर्जन लेकर के इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हमें इसको यूज करना है। और क्योंकि ये इस तरीके के ऐप और भी कई सारे ऐप्स हैं, बट एक्रोबैट का और भी फीचर्स मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। अब मैंने ये आर्ग्यूमेंट्स के जब मैं बहस कर रहा हूं तो जज साहब के सामने मेरे को एक पॉइंट रेज करना था, तो मैंने तुरंत उस पर बुकमार्क किया, तो मैं वहां पहुंच गया। ऐसे ही मैंने जब ये फाइल जजमेंट्स में किसी में जाना था या एप्लीकेशन में जाना था, मैं लास्ट ऑर्डर पे जाना था, ये सारी बुकमार्क हुई फाइल है। सिमिलरली अब मैं बनाऊं कैसे ये फाइल, अब ये फाइल बनाऊंगा कैसे, ये बात मेरे को ये तो ई फाइल हमको कोर्ट से मिली। आज सबको ज्ञान होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ई कमिटीज बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ई कंप्यूटर कमिटीज बनी हुई हैं, पर मुझे इस बात का दुख है कि आज तक बार इस चीज से वंचित रही है और बार इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुई कभी, क्योंकि इस जैसे जैसे इतने सालों से जुडिशरी इसको अपग्रेड कर रही है अपने सिस्टम को, बार को भी साथ में इंक्लूड होना चाहिए था। आज की तारीख में कोई भी जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है दिल्ली के अंदर, उसका विद इन 15-20 डेज में वो जजमेंट का पूरे टीसीआर का स्कैनिंग होकर दिल्ली हाईकोर्ट के सर्वर पे चला जाता है, और जिसके कारण बाद में अगर हम कोर्ट के सर्वर पे वो हमको मिल सकता है। टीसीआर जिसको हम बोलते हैं ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड या लोअर कोर्ट रिकॉर्ड, इसको हम हाई कोर्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम कोई क्रिमिनल केसेस की अपीलें वगैरह हम करते हैं उस समय मिल जाता है। तो अब मैंने आपको पहले बताया कि प्लीडिंग्स जो फाइल हमें मिलती है, सिमिलरली मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन और दिखाना चाहता हूं कि टीसीआर कैसे मिलता है, एंड इसके लिए मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको ये जो एक फाइल है, ये 600 पेज की फाइल सिमिलरली ट्रायल कोर्ट स्कैन करके हाई कोर्ट को भेज रही है, और किस तरीके से वो देखो वो करके स्कैन करके भेजती है। बुक मार्किंग में इन्होंने टीसीआर में ऑर्डर शीट्स, ऑर्डर ऑन सेंटेंस, जजमेंट, पीडब्ल्यूज, एग्जिबिट डॉक्यूमेंट क्या थे ट्रायल के दौरान, और उसके पश्चात जो भी मिसलेनियस पेपर थे, चार्जशीट क्या थी, मिसलेनियस वकालतनामा, रिपोर्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, सारी चीज पेज नंबर 1 से लेके आखिरी पेज तक पूरा रिकॉर्ड डिजिटाइज होके हाईकोर्ट में जाता है। और अगर ये आपके समक्ष ये एक छोटी सी फाइल 25 MB की भी होगी, 50 MB की होगी, तो आपके समक्ष आपको 600 पेज का बल्कि रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। इसके कारण आपको इतना आसानी हो जाती है कि कल को कोर्ट में आप कोई अपील बहस कर रहे हैं या कोई केस को कर रहे हैं तो आपको ये पूरा रिकॉर्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट में भी अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दी विटनेसेस। सिमिलरली एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट क्या थे, अब कई बार हमको सीधे डायरेक्टली पहुंचना है कि एग्जिबिट विटनेस नंबर 10 ने बोला था कि कोई डॉक्यूमेंट क्या था, उसके थ्रू एग्जिबिट हुआ है, तो डीडी नंबर ये फला फला ये खुल गई। तो ये लोअर कोर्ट रिकॉर्ड जो है ये हमें कंप्लीट एलसीआर जिसको बोलते हैं, ये हाईकोर्ट से भी मिल जाता है और ये स्कैन होकर के हाईकोर्ट के सर्वर पे आता है। ये ई कमिटी के द्वारा ये प्रोसेस चालू है। एक केस में हमने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से भी एक आदेश कराया कि जब तक कोई सिस्टम फोर्थ प्लेस में नहीं हो तब तक ये डिजिटल जो रिकॉर्ड है, जो पर्सन कन्विक्ट होता है उसका ये रिकॉर्ड जेल में सीडी के द्वारा भेजा जाएगा। ये एक आदेश हाई कोर्ट के द्वारा जस्टिस सिस्तानी की बेंच ने हमारे केस में किया था और वो प्रोसेस लागू भी है। पर लेकिन आज की तारीख में लीगल सर्विस अथॉरिटीज द्वारा ये सारा डिजिटल रिकॉर्ड जेल के में जो लीगल की ब्रांच है और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो लीगल सर्विस कमेटी का दफ्तर है वहां पे भी ये एलसीआर अवेलेबल होता है, जो कि पैनल के लॉयर और नॉन पैनल लॉयर्स भी इस चीज को ले सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हमको बताए गए। अब मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि ये तो चलो डॉक्यूमेंट आ गया, अब आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे जी? आज हमको जो है फाइल कैसे करेंगे, कोर्ट के समक्ष जो है हम फाइलिंग कैसे करें? कोर्ट को हम कोई डॉक्यूमेंट, आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि हम कहीं जा नहीं सकते, ना तो हमारे पास अटेस्टेड वकालतनामा है, ना हमारे पास में कोई एनेक्शड डॉक्यूमेंट्स है। कैसे हम उनको ऑर्गेनाइज करें और क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या आसानी है? सबसे पहला जो मैं आपको फायदा बताता हूं कि आज हम ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इतनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर हमने
500 पेज की फाइल अगर हमने बनानी है, हमको बिगर पेपर को खर्च करे हुए हम 500 पेज की फाइल बना सकते हैं और उनको सर्कुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम कैसे बनाएंगे पेपर। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सभी लोगों को उसका बारे में ज्ञान होगा कि जब भी हम कोई पिटीशन बनाते हैं तो हम सबसे पहले वर्ड पे टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन छोटी सी दिखाता हूं और उसको कैसे हम लोग जो है कैसे रिफर करते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। ये एक छोटी सी टेम्पलेट, एक एप्लीकेशन अभी अभी इसके दौरान हमने बनाई थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे को सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, नाउ ये देखिए, मैंने ये वर्ड की एक कोई पिटिशन बना रखी है किसी की, इसी छुट्टियों के दौरान, इसी लॉकडाउन के दौरान किसी की बेल एप्लीकेशन हमने सस्पेंशन की एप्लीकेशन बनाई हाई कोर्ट के लिए। तो सिंपल से वही पुराना फॉर्मेट, हमने कोई चेंज नहीं करना किसी भी चीज में, हम अपनी जो कार्रवाई पहले करते थे हम उसी तरीके से अपना वर्ड का हमने डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। ये देखिए, इंडेक्स से लेकर के आखिर तक जो है हमने अर्जेंट एप्लीकेशन प्रेयर, ये सारा बना के हमने बना लिया। क्या सिर्फ नहीं लगा पाए हम लोग अभी कि एक तो हम एफिडेविट नहीं लगा पाए, ना हम एक वकालतनामा लगा पाएंगे, क्योंकि वकालतनामा क्लाइंट साइन करेगा, फिर उसके पश्चात हम साइन करेंगे और तभी हम कोर्ट में फाइल करते हैं, यही एक प्रोसेस है। वकालतनामा एक करार है मेरे और मुवक्किल के बीच में कि मैंने उसका केस जो है मैंने ले लिया आगे के लिए कोर्ट में फाइल करने के लिए, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया ये जो एनोटेशंस हैं उसको मूव मत ना करें, जो भी इसको माउस को अपने को थोड़ा सा मूव ना करें, जो मैं शेयर कर रहा हूं। अब जैसे ये मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, अब आपको इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बहुत आसान तरीका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर होता है। अब मैंने इसको छोटा करा था, लेकिन ये देखिए, इसको एक्सपोर्ट करके सेव एज, और कई जगह पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट करने का। मैंने इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव एज क्या लिखा, सेव एज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, हमने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। ये बात समझ में आ गई सबको कि बहुत ही छोटा सा एक सिस्टम मैंने ये किया। और जब मैंने ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट बनाया तो ये क्या किस तरीके का दिखेगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट है, अब जो मैंने वर्ड को पीडीएफ में बनाया था, ये पीडीएफ बन गया, इसमें मैं कुछ एडिटिंग नहीं कर सकता, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बन गया। इसमें मेरी 1 से लेकर 13 तक सारी एप्लीकेशन का अर्जेंट एप्लीकेशन और प्रेयर और आ गया। अब सवाल आता है कि मैंने इसमें इंडेक्स में जो है बहुत सी बातें लिख रखी है कि क्या क्या एनेक्शंस रहेगा, अब वो मैं कैसे डालूं ये एक बहुत टेढ़ा सवाल है। और फिर मैं सिग्नेचर कैसे डालूंगा, और फिर मैं इसको फाइल कैसे करूंगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर मुझे एनेक्शंस क्या देने हैं, ये मैं सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूं, एडोब एक्रोबैट डीसी जो है, एक्रोबैट प्रो डीसी करके, मैं ट्रायल वर्जन आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। जब आपने इसमें टूल्स में गए, देखिए टूल्स में गए और टूल्स में जाने के पश्चात मैंने इसमें एक ऑप्शन है ऑर्गेनाइज पेजेस, या तो ये यूज कर सकते हैं कि मेरे को अब क्या करना है कि मेरे को कुछ पेपर जिसके आगे एनेक्शंस लगाने हैं, कि कोर्ट के ऑर्डर लगाने, तो मैंने क्या किया, कुछ ऑर्डर को मैंने ड्रैग कर दिया। लेकिन ऑप्शन है कि इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट किया फ्रॉम फाइल, वो जो पीडीएफ फाइल मेरे को अगर मान लीजिए कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर रेफर करना है तो मैंने वो डाउनलोड किया। देखिए मैंने ये डाउनलोड, ये ऑर्डर पहले का मेरे पास है, आप देख पा रहे हैं ना। तो ये ऑर्डर जो है मैंने इसको किया, तो ये कब पहले करना है या बाद में करना है, इस पेज नंबर के बाद में ये मैंने इसको ऐड कर दिया, देखिए, राइट। आई थिंक अब मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब मैं इसको 100% पे लेके जाता हूं दिखाने के लिए। लेट्स सी, अब ये जो पिटिशन मेरी थी, प्रेयर खत्म हुई, उसके बाद मैंने ये 2 इनेक्शन इंसर्ट किए हैं। ऑर्डर 25 जुलाई का, उसके बाद 4 जनवरी का कोई ऑर्डर मैंने इंसर्ट कर दिया। एक और फीचर इसमें यूज कर सकते हैं, कंबाइंड फाइल।
मान लीजिए आपके पास ऐसी 10-15 पीडीएफ फाइल्स हैं और उनको बना के आप एक ही बनाना चाहते हैं, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करके जो जो फाइलें डाल सकते हैं आप इसमें, आप मान लीजिए मैंने इसमें ये तीनों ऑर्डर्स इसमें डाल दिए और इसके साथ में पिटिशन भी मैंने डाल दी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन, और मैंने इसको सीरियल में अप एंड डाउन करना है, ये मैं बाद में भी अरेंज कर सकता हूं। देखिए अब ये पहले पेज पे ये ऑर्डर आ गया और मेरी पिटिशन आखिर में चली गई है। अब मैं इसको कैसे ऑर्गेनाइज करूं? उसके लिए मैं गया टूल्स में, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा है कि ये जो एनेक्शंस थे मैंने इनको ड्रैग करके आखिर में लेके चला गया। ठीक है, ये यहां पे सारे ऑर्डर्स आ गए। आई होप आई एम क्लियर बाय दिस फॉर दिस। आप लोग अपनी वीडियो एनेबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज से मैंने अब ये पीडीएफ को मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया। इस फाइल को बनाने के बाद मैंने इसको सेव किया, मैंने सेव कर लिया, कुछ भी नाम दे दिया मैंने इसका, ये सेव हो गई। अब सवाल ये उठता है कि मैं इसको बुक मार्किंग कैसे करूं, क्योंकि कोर्ट का फॉर्मेट क्या मांगता है, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह पे अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी मैंडेटरी कर दिया कि बुकमार्क होना चाहिए जी, पीडीएफ फाइल होनी चाहिए और बुकमार्क होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला काम क्या है, ये पेज हम एक एक पेज बाय पेज इसको जाएंगे। पहला पेज कौन सा है, ये इंडेक्स। ठीक है जी, ये बुकमार्क देखो, ये लेफ्ट में बुकमार्किंग का ऑप्शन इसमें आता है। अब मैंने जैसी पेन चेंज किया, ये क्या रहा, अर्जेंट एप्लीकेशन। ये बुकमार्किंग वही है जो फ्लैग हम करते हैं, फ्लैगिंग करते हैं। ये नोटिस ऑफ मोशन। मैं वापस अगर इस पे जाता हूं, क्लिक करता हूं, तो देखिए अर्जेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर जाता हूं। बुकमार्क बनाने का ये मेरे को फायदा है। जैसे ही नोटिस ऑफ मोशन पे जाता हूं तो मैं ये नोटिस ऑफ मोशन क्लिक हो जाता है। ऐसे ही आगे चल के ये मैंने एक एप्लीकेशन जो भी है, एप्लीकेशन, इसका नाम पूरा अगर आपने देना है जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट के फॉर्मेट के हिसाब से इसका नाम है क्रिमिनल एमसी, जो मैंने बनाई थी, इसका नाम मैं यहां पे डाल सकता हूं। लेट्स से ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम ये था। ठीक है, समझ गए? ये हमने इसका नाम दे दिया। इसके पश्चात हमने क्या करा, ये एप्लीकेशन खत्म होती है, यहां इसकी प्रेयर आ गई, इसका नाम दे दिया प्रेयर। इसके पश्चात फिर एग्जामिशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर एग्जामिशन, ये भी बुकमार्क कर दिया। उसके पश्चात ये अब मेरा कौन सा ये एनेक्शर है, एनेक्शर P1, ऑर्डर डेटेड 25 जुलाई 2017, पास्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। बहुत सिंपल सा चीज है। ये मेरी इंडेक्स में जो भाषा में मैंने इंडेक्स के अंदर एनेक्शर्स बुक किए हैं, उनको मैंने यहीं पे अंकित करना है बुकमार्क में, क्योंकि कोर्ट को भी उसी हिसाब से रीड आसानी रहती है। अब ये डॉक्यूमेंट बना दिया मैंने सारा कुछ। अब सवाल उठता है कि इसको पेजिनेटेड कैसे करूं। कोर्ट को तो पेजिनेटेड चाहिए, जो हम आज से पेजिनेशन करते हैं वो कैसे करें। तो इसके लिए बहुत ही आसान टूल है और बहुत ही अच्छा सफाई वाला टूल है, जो आप लोग यूज करने के लिए सीख जाएंगे तो मैं कहूंगा कि आप इसको एडिक्शन इस चीज का हो जाएगा आपको। ये देखिए, इसमें जाएंगे हम, एडिट पीडीएफ में जाते हैं और इसमें इसी एप्लीकेशन के अंदर हेडर्स एंड फुटर्स करके एक ऑप्शन है, इसमें ऐड किया तो इसने पेज नंबर हमने डालना है, लेफ्ट में डालना है या सेंटर में डालना है या राइट में डालना है। मेरे को यहां पर राइट में, हम लोग हाई कोर्ट या कोर्ट के फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग राइट में डालते हैं। अब इंसर्ट पेज नंबर अगर मैंने यहां पे किया तो देखिए ये अंकित हो गया, इंसर्ट पेज नंबर। और इसका मैं साइज क्या रखूंगा, मैंने नॉर्मली 14 या 16, फॉन्ट कोई सा भी आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। लेट्स सी, ये मैंने इसको कर दिया। अब सवाल ये कि ये पेज नंबर जब लगेगा तो पहले पेज से शुरू होगा और पहले 2 पेज के अंदर मेरी इंडेक्स है। और हाँ, हमेशा यही करते हैं कि इंडेक्स के बाद में ही हमारी पेजिनेशन होती है। ये बात तो सबको क्लियर है। तो मैं क्या करूं कि इसको 2 पेज को छोड़ना पड़े, तो मैंने क्या किया कि पेज स्टार्ट जो मेरा होगा वो 3 नंबर से शुरू होगा। अब मैंने इसको ओके कर दिया, राइट। लेट्स से अब देखिएगा
पेज नंबर 3 जो पीडीएफ का पेज नंबर 3 है, वहां से हमारी पिटिशन शुरू हो रही है। अर्जेंट एप्लीकेशन जो हमने इंडेक्स में मेंशन किया था, ये हमारा मेंशन जो हमने किया है इंडेक्स में, वो देखो आगे पेज नंबर यहां पे दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर आ गया। सिमिलरली पेज नंबर 2 जो है नोटिस ऑफ मोशन पे आ गया। ये सारा जितने भी है ऑटोमेटिकली इसने नंबरिंग कर दी। ये इतना आसान, इतना अच्छा हो गया, साफ सुथरा हमारा ये काम हो गया कि हमें हाथ से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें कुछ इस पे करना पड़ा। अब सवाल आता है कि मैं एनेक्शर कैसे मार्क करूं। सिमिलरली इसी में अब ये मेरे एनेक्शर यहां से शुरू हुए थे, ये यहां पर, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट से। तो मैंने कुछ नहीं करना, अगेन टूल्स में जाना है, एडिट पीडीएफ में जाना है, और मैंने यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करना है। और ऐड टेक्स्ट में जाके मैंने एक बॉक्स लिखा एनेक्शर P1। ये मेरी इंडेक्स में जो भी मैंने मार्किंग करी है, अगर वो कॉली है और इसको बोल्ड में करना है तो मैंने इसको कर दिया एनेक्शर P1, ठीक है जी। अब मैंने इसको सिमिलरली ये एनेक्शर मेरा P2 था, पेज दूसरा वाला। तो जो भी है, अब मैंने इसको सेव कर दिया, नोटिस ऑफ मोशन आ गया। उसके बाद में एप्लीकेशन के पश्चात मेरा जो भी एनेक्शर P1 था, देखो P1 के पास में मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया तो मेरा एनेक्शर P1 पिटीशन में दिख गया। तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है, इसको मैंने थोड़ा सा इसको संवार दिया है, जिससे कि मेरी पेज नंबर साफ सुथरी दिख गई है। मेरे एनेक्शर्स जो लिखना है वो मेरा साफ सुथरा लिख गया, मुझे हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है। और जब ये कोड के पास पहुंचेगा तो कोड को भी एक अच्छा पढ़ने में, और हमको भी अच्छा लग रहा है, ये साफ सुथरा डॉक्यूमेंट्स कितना अच्छा लग रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट तो मैंने क्रिएट किया हुआ था सिमिलरली। अब मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो किसी की पिक्चर है या कहीं की कोई स्कैन डॉक्यूमेंट है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए वही टूल में जाकर के कंबाइन कर दीजिए या ऑर्गेनाइज में पेज इंसर्ट कर दीजिए। ऑर्गेनाइज में जाने के लिए मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो इंसर्ट पेज फ्रॉम फाइल है, फ्रॉम स्कैनर, फ्रॉम वेब पेज, बट हम नॉर्मली फाइल्स अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी इस कोविड के टाइम में हम लोग ज्यादातर बेल एप्लीकेशंस में हाई पावर्ड कमिटी के मिनट्स लगा रहे हैं। अब हाई पावर्ड कमिटी के मिनट्स जो है, मेरे पास तो इतने सारे पेजेस हैं, सारे मिनट्स को मैंने इसको लगाया तो लगाते ही देखिए सीधे सीधे 52 पेज की पिटीशन हो गई। मैंने ये हाई पावर्ड कमिटी के मिनट्स जो है, इसमें मैंने सारे एनेक्स कर दिए, ठीक है। तो ये इसके जो एनेक्शर मेरा लास्ट था, उसके बाद में ये देखिए यहां आ गया ये। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट जब इंसर्ट कर दिया तो इसको मुझे अगेन बुकमार्किंग की दिक्कत आ गई। मैंने जो पहले बुकमार्किंग की थी, मुझे दोबारा बुकमार्क करनी पड़ेगी। और ये वाला जो डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट किया, ये पेज नंबर नहीं है, एडिट इसमें पेज नंबर नहीं डाला पाया, क्योंकि पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स में 10 पेज थे, अब मैंने 20 पेज बढ़ा दिए। क्या करूंगा, दोबारा जाऊंगा टूल्स में, एडिट पीडीएफ, हेडर्स एंड फुटर। अब इसमें मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे अपडेट ही करना है। ऐड तो मैंने कर ही दिया था ऑलरेडी पेज, तो और इसमें पेज रेंज मैंने क्या देनी है, वही 3 से लेकर के जो भी मेरे लास्ट में डॉक्यूमेंट का 52 नंबर पेज है, वहां तक मैंने दे दिया। तो अब देखिएगा अपने आप ही इसमें ये पेज नंबर आ गया, दिख गया। आई होप इतना मैं जो बता पा रहा हूं इस प्रोसेस में आपके सबके समझ में आ गया हो। तो ये जो पेज नंबर है, अब देखिएगा आखिर में, तो अब लेफ्ट में मुझे फिर अगेन, अगर इसका जो इंडेक्स में मैंने एनेक्शर बनाया है, तो इसको मैं लिखूंगा कि एनेक्शर पेज नंबर सो एंड सो, और ये देखिएगा पेज नंबर जो है ये ऑटोमेटिकली दिख के आ रहे हैं इसमें। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपडेट किया पेज नंबर्स, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड ये काम हो गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मुझे अब फाइल करना है। अब ये पिटीशन तो मेरी तैयार हो गई। अभी 3 चीजों की कमी है, क्या? सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर नहीं होंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं होगा, प्लस जो इंडेक्स थी, इंडेक्स पे भी तो पेज नंबर करना पड़ता है ना हमको। तो जो हम इस पिटीशन के पेज नंबर जो आ रहे हैं 1 से लेकर 52 तक, उसको हम इंडेक्स में भी सिमिलरली, देखिए ये यहां पे जो दिख रहा है, इसमें अगेन टूल्स में जाएंगे, एडिट पीडीएफ में जाएंगे। अब ये मेरे को पेज नंबर मान लीजिए कितने पेज से कितने पेज था, 4 से लेकर 9 था, 10 पेज नंबर में मेरा एनेक्शर कुछ था। मैं आपको ये दिखा सर, वो या इमेज आना बंद हो गई सर। या आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। देखिए ये जो मुझे अब इंडेक्स में पेजिनेशन करना है। अब मैं इंडेक्स पे आ गया हूं, मैंने एडिट पीडीएफ किया,
और उसमें पेज नंबर मैंने जो डाल दिया। अब दूसरे पेज के अंदर अब मैंने जो हाई पावर्ड कमेटी के मिनट्स डाले थे, तो फिर अगेन एड टेक्स्ट करा, पेज नंबर 12 से लेकर के जो भी 52 था वो मैंने डाल दिया। ठीक है जी। तो ये मेरा एक इंडेक्स में ये काम हो गया। अब सवाल आता है कि मैं इसको सिग्नेचर कैसे करूंगा। इसको सिग्नेचर करने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि आपके पास में अगर घर में प्रिंटर है, पिटिशन का सिर्फ प्रिंट निकालें, आप उसको साइन करें, स्कैन करें और उसको इसी तरीके से जैसे मैंने बुक मार्क बताया बाइंड करने का, उसको बाइंड करके अपनी पेपर बुक बना लें, तो आपके सिग्नेचर यहां पे आ गए। एक प्रोसेस जो मैंने यूज किया है, मैं आपको, ये कोई परफेक्ट सॉल्यूशन भी नहीं है, मैंने इसको अपने जो सिग्नेचर को साइन करके उसकी इमेज को मैंने इसमें पीडीएफ में ऑलरेडी इनेबल कर रखा है। ये मेरे सिग्नेचर इसमें मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो ये देखिए मैंने सिग्नेचर डाले, ये मेरे सिग्नेचर यहां पे आ गए। होप आई एम क्लियर ऑन दिस। तो जब मैंने ये सिग्नेचर यहां डाल दिए, देखिए ये सेव हो गए। अब सवाल ये होता है कि क्या ये प्रोसेस भविष्य में चालू, ये एक्सेप्टेबल रहेगा? अभी तो ये प्रोसेस जो है सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ये लागू है। ये प्रोसेस सिर्फ काम चलाने के लिए, अभी पिटिशन हाईकोर्ट इतनी लिबरल हो गई हमारी कि बेल मैटर्स या कोई अर्जेंट मैटर्स है उसको कोई किसी को डिप्राइव ना हो, इसलिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। सिग्नेचर्स जिसने इमेज वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेज डाल के लगाई है वो भी उन्होंने एक्सेप्ट की गई। किसी के पास वकालतनामा नहीं है, मेमो ऑफ अपीयरेंस पे भी बेल एप्लीकेशन ली गई है। लेकिन एक जो कमी है वो अब शायद सुधर जाए कि सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइलिंग की प्रक्रिया यूनिफाइड नहीं थी। द्वारका कोर्ट ने कहा कि हमें पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के दीजिए, बुकमार्क तो करके दीजिए, प्लस सर्चेबल पीडीएफ बनाइए। अब सर्चेबल का मतलब आप लोग समझ गए क्या है कि अगर मैं यहां पे सर्च मारूं, अजय वर्मा का नाम लिखूं इसमें, नॉर्मली पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स कई बार स्कैन होते तो वो सर्चेबल नहीं होते, उसमें अजय वर्मा का नाम सर्च मारूं तो वो सीधे वहीं पहुंच जाए अजय वर्मा पे। या मैं कुछ प्रेयर मांगू या बेल का नाम लिखूं या किसी का नाम लिखूं करे, तो उसके लिए वो प्रोसेस एक प्रोसेस होता है। वो अभी प्रोसेस हाई कोर्ट ने तो नहीं मांगा, और हाई कोर्ट इनफैक्ट जो भी फाइल देती है वो भी ओसीआर नहीं होता, क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी कंसर्न था हाई कोर्ट का। तो जो भी हाई कोर्ट पिटिशन देती है वो सर्चेबल डॉक्यूमेंट नहीं होते। सर्चेबल का आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा चीज है कि जब हम जाते हैं टूल्स में, सर्च क्या चीज है कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर हमने स्कैन किया, उस डॉक्यूमेंट पे ओसीआर जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अगर वो प्रोसेस हमने ये थ्रू कर दिया, देखिए स्कैन एंड ओसीआर एक इसमें टूल होता है। अब मैंने ये इसमें आ गया ऑप्शन रिकॉग्नाइज टेस्ट, मैं आपको शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, मैं दिखाता हूं। ये देखिए इस प्रोसेस में पहले जाएंगे कहां पर, टूल्स में गए, स्कैन एंड ओसीआर, इसमें इसी में ही स्कैन एंड ओसीआर में करना है। लेट्स सी, सेलेक्ट द फाइल। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को वापस खोलता हूं और इसी को मैंने ओसीआर चलाना है, स्कैन एंड ओसीआर। रिकॉग्नाइज टेक्स्ट, एक साथ आप 50 फाइलों को भी कर सकते हैं रिकॉग्नाइज। आप बैठ जाइए आराम से, कुछ भी काम करते रहिए, ये मल्टीपल फाइल्स रिकॉग्नाइज कर लेगा। इस फाइल को करना है तो ये मुझे अभी क्या करेगा कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी पेज होता है वो सीधा कर देता है ये, और ये सारे कैरेक्टर्स को एक प्रोसेस के माध्यम से रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, अगर आपने कोई स्कैन डॉक्यूमेंट, किसी कोर्ट का ऑर्डर था और वो किसी इंग्लिश के अंदर था और वो टाइप नहीं था, और अगर आपने उसके ऊपर ओसीआर चला दिया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन चला दिया, तो उसके पश्चात आप उसको कंट्रोल एफ जिससे आप फाइंड करते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें प्रोसेस शुरू किया, ये 32 पेज तक चला गया। अभी देखिए प्रोसेस चल रहा है, कन्वर्टिंग स्कैन पेज टू सर्चेबल इमेज। तो कल को अगर मान लीजिए आपको सर्च करना है अपने फोल्डर में कंप्यूटर के अंदर, तो आप अगर आप वो सर्च मारोगे कि बेल ऑफ सो एंड सो नाम डालोगे तो वो डॉक्यूमेंट ट्रेस हो सकता है। ये एक फायदा है ओसीआर का। अब ये 41 पेज जो है जिस तरीके से हो गए हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये स्कैन हो गया, ओसीआर हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें एक फायदा जो सबसे बड़ा है कि मैंने कुछ भी इसमें मान लीजिए टाइप किया, ये देखिए जहां जहां मैं सर्च करूंगा वो डॉक्यूमेंट वर्ड यहां पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
पैरोल डाला मैंने तो पैरोल पे पहुंच गया। तो इसका एक फायदा होता है कि कई बार जो है हम बहस कर रहे होते हैं कि जजमेंट बड़ा लंबा चौड़ा होता है कई बार जजमेंट, और उसमें मुझे डिफेंस के आर्ग्यूमेंट जाना है या कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे तुरंत पहुंचना है और मैंने बुकमार्क नहीं कर रखा और मैं चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर वर्ड पे पहुंच जाऊं, लेट्स से अपोजिशन, सर्कमस्टांसेस। तो ये कुछ सर्च ये करने का एक फायदा ये है जो हमारे अपने ऑफिस में काम देता है। अब ये पिटीशन हमने बना ली, ठीक है। पिटीशन बनाने के बाद में अब इसकी बुकमार्किंग भी कर दी हमने। आप में से ज्यादातर वकील, मेरा जहां तक मानना है, सारे अच्छे वरिष्ठ वकील भी बैठे हैं यहां पर, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानते होंगे। एक डिजिटल सिग्नेचर वो नहीं है जो मैंने सिग्नेचर करके इमेज में डाला और उसकी फोटो खींच ली, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक मेरा इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में। अगर मैंने उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज किया तो मेरा ये डॉक्यूमेंट लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। तो जो डीएससी, अभी आपने रिसेंटली कोविड के टाइम पे कुछ कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के ऑर्डर्स देखे होंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऑर्डर देखे होंगे जिसमें कि सिग्नेचर नहीं हो रखे लेकिन उनका नाम लास्ट में लिखा होगा और ऊपर से एक डीएससी, और उसकी सिक्योरिटी आपको दिख जाती है कि वो सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है, पब्लिकली डॉक्यूमेंट है और इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। नंबर वन। तो ये डिजिटल सिग्नेचर का आज से हम अगर कोशिश करेंगे, भविष्य में हम यूज करेंगे, क्योंकि मैं तो यूज कर रहा हूं, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। उसका एक फायदा ये है कि कल को अगर हम सारी जगह ऑडिट्स में, इनकम टैक्स में, कहीं पे भी हम सिग्नेचर की जरूरत होती है। इनफैक्ट जो लॉयर्स ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर्स भी चाहिए होते हैं ट्रेडमार्क के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट, किसी को लीगल नोटिस भी भेजना है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है, तो उसको आप डीएससी से सर्टिफाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे डीएससी को अफिक्स करेंगे और कैसे ये डॉक्यूमेंट एक सिक्योर डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर उसके पश्चात, कि उसको फिर मॉडिफाई भी नहीं कर सकता कोई। अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गया कि आपने पीडीएफ बना दी। अभी मैं एडवांस थोड़ा वर्जन बता रहा हूं, इसके बाद में 10 मिनट बाद में मैं अपने सवाल जो भी रहेंगे मैं जरूर लूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट बनाया, हम इस डॉक्यूमेंट्स को भी अपनी सिग्नेचर वाला, मैंने जैसे प्रोसेस बताया कि इमेज लगा करके हम उसको भेज सकते हैं कोर्ट को। अब कहां के कैसे प्रोसीजर थे, दिल्ली हाई कोर्ट में अगर हमने अर्जेंटली बेल लगानी थी तो ई मेंशनिंग करनी थी। ई मेंशनिंग करेंगे सुबह 9 से 10:30 के बीच में। वो मेंशनिंग हमारी एक पेज का मेंशनिंग वीडियो बना के, उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था, अपलोड किया हुआ है। जैसे ही मोबाइल पे कंफर्मेशन आ गया उसके पश्चात 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये वाली फाइल बनानी है और फिर सबसे पहले क्या करनी है, स्टेट काउंसिल्स को भेजनी है। स्टेट काउंसिल को भेजने के बाद में आपने उसको सर्विस रिपोर्ट, अब सर्विस रिपोर्ट कैसे देंगे? सर्विस रिपोर्ट क्या है जी, जो मैंने ईमेल भेजी, मैं आपको दिखाता हूं कि कितना आसान काम है, कि उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो है क्रिमिनल स्टैंडिंग काउंसिल को सर्विस दी है और उसकी सर्विस की कॉपी हमने जो है वो कोर्ट को बतानी है। मैं आपको एक बस डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। वो जो ईमेल हम उनको भेजेंगे, जो ईमेल हम उनको भेजते हैं, उस ईमेल का सेंट प्रूफ, उसको एज ए जब हम प्रिंट करें, पीडीएफ एज ए सेव कर ले, उसको हम अपनी इस पिटीशन में या अपनी ईमेल में अटैच करके ई फाइलिंग, हाई कोर्ट का जो इंस्ट्रक्शंस आ रहा है उनको भेजते हैं, तो वो सर्विस मान करके उसको लिस्ट कर देते हैं। अगर आपकी पिटीशन में बुकमार्क है, पेजिनेटेड है, बकायदा इसमें आपके सिग्नेचर है और ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी भी आपने लिखा हुआ है, तो आपकी पिटीशन लिस्ट हो जाती है। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 30,000 के अंदर उन्होंने एक अलग प्रोटोकॉल दी हुई है, द्वारका में अलग प्रोटोकॉल दी हुई है। तो जो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो भी बनाए हुए हैं इस फाइलिंग के लिए, उनके पास जब वो पिटीशन पहुंचती है, कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आपको इंटीमेट कर दिया जाता है, अदरवाइज वो पिटीशन को फॉरवर्ड करके लिस्ट कर देते हैं। अब एक लास्ट प्रोसेस इस चीज का, प्रक्रिया का मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे लगाएंगे इस पे। उसके लिए मैं आपको जस्ट लेके चलता हूं, जस्ट 1 सेकंड। तो मैं आपको, चूंकि ये मैं मैक पे काम कर रहा था, मैं आपको एक ये दिखा रहा हूं कि ये मैंने अपना दूसरा एक कंप्यूटर पे ये प्रोसेस मैंने चालू कर रखा है।
इसके अंतर्गत मैंने ये जो कोई भी फाइल मैंने बनाई है, तो उस फाइल को मैंने कैसे पिटिशन को कैसे डीएससी लगाना है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं. नाउ इफ यू सी, आई हैव टू अफिक्स द डीएससी हियर इन दिस, और मैंने इस पेज पे सिग्नेचर करना है. मैंने इसको बताया कि यहां पे मुझे सिग्नेचर इस पे करना है, प्रेयर पे, डिजिटली साइन. डिजिटली साइन के लिए आप देख पा रहे हैं मैंने अपने नाम के ऊपर ये चौकोर सा ये क्लिक किया, तो ये मेरा डीएससी ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंसर्टेड है, और ये कहेगा कि डीएससी की जो भी मेरा डिजिटल सिग्नेचर मैंने लिया उसको अफिक्स करने का मैं प्रोसेस बता रहा हूं. अब इसको मैंने अपना जो भी पासवर्ड डीएससी का, आप हर किसी के पास अपना यूनिक पासवर्ड होता है डीएससी का, तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि आपकी वो फाइल जो है नए नाम से सेव करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेगा, और फिर आपने किया, उसके पश्चात आपका पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर में पासवर्ड आपने रखा होगा. तो अब एक जो मैं आउटपुट दिखाना चाहता, देखिए अब ये डॉक्यूमेंट में आप नाम देख पा रहे हैं मेरा, ये अपनी आप कंप्यूटरी जनरेटेड डिजिटल सिग्नेचर है, और उसके बाद देखो ऊपर लेफ्ट में साइंड एंड ऑल सिग्नेचर आर वैलिड. दिस इज अ लीगल requirement which I have complied. Now this document becomes the valid document under the IT Act. I have affixed my DSC. Now इस डॉक्यूमेंट को अब कोई एडिट नहीं कर पाएगा. ये डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको मेल करूंगा तो ये लॉक्ड डॉक्यूमेंट मिलेगा. सिमिलरली जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसमें भी डीएससी लगा होता है. इसलिए जो है, अब आप देखेंगे, मैं आपको दूसरी स्क्रीन से दिखाता हूं आपको कि ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया था, ये देखिए डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, ये इसमें लिखा आ रहा है वैलिड सिग्नेचर्स, एंड इसके बाद में ये देखिए प्रेयर में पहुंचे थे, ये देखिए ये प्रेयर में, और अभी इसी तरीके के ऑर्डर्स सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो भी कोर्ट्स है आजकल यूज कर रहे हैं इसी को, डिजिटल सिग्नेचर्स को. और अब मैं इस डॉक्यूमेंट को सिंपल सा लेकर के मैं सरकारी वकील साहब को ईमेल कर सकता हूं, उसके बाद में ई फाइलिंग हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं फाइल कर सकता हूं. ये एक बहुत छोटा सा एक प्रोसेस बताया था. तो मेरा बताना सिर्फ इतना सा था कि हम लोग अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करें, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ चीजें आसान हो जाती हैं. अब आती है बात हियरिंग. अब हमने फाइल कर दिया, फाइल करने के बाद हमको हियरिंग कैसे आएगी. अब हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया, कॉज लिस्ट में नाम आ गया. तो आजकल जो हाई कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है, हाई कोर्ट में एक पर्टिकुलर समय और आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है. मैं एक डेमो आपको दिखाऊंगा. तो उस डेमो के माध्यम से मुझे एक कॉल आएगी और मैं, मेरे एसोसिएट जो है मुझे इस कैसे हियरिंग में अटेंड करेंगे. कि सबसे पहले आपको सब जो है एप्लीकेशन क्या डाउनलोड करना है, वेबएक्स. देखिए ये वेबएक्स जो एप्लीकेशन है मैं आपको बता देता हूं. ये वेबएक्स एप्लीकेशन है सिस्को का एप्लीकेशन. चूंकि हाई कोर्ट सिर्फ इस वक्त सिस्को का वेबएक्स सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, दिल्ली हाई कोर्ट. हिंदुस्तान में और जगह पे, किसी जगह पे व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के थ्रू, राजस्थान में कोई और सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट में शुरू में जूम हुआ, उसके बाद में दूसरा एप्लीकेशन यूज हो रहा है. पर आज की तारीख में जो सबसे इफेक्टिव जो है ये सिस्को का वेबएक्स सॉफ्टवेयर है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी यूज कर रही हैं और हाई कोर्ट भी यूज कर रही है. अब हमको क्या करते हैं कि जब ईमेल आती है हाई कोर्ट से, तो उसमें मीटिंग आईडी और पासवर्ड होता है. अब ये देख रहे हैं आप, इसमें एक मीटिंग आईडी, ज्वाइन ए मीटिंग लिखा है. इस ज्वाइन ए मीटिंग में आपने मीटिंग आईडी डालना है, और जब मीटिंग आईडी डालेंगे उसके पश्चात वो आपका पासवर्ड में है. तो ये सिमिलरली हमारी ये विंडो इस तरीके की चालू हो जाती है. सबसे बड़े कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने हैं जब हम इस कोर्ट रूम के इस विंडो में एनेबल जाएं. सबसे पहले अपना माइक म्यूट कर दें. वीडियो की जरूरत हो तो तभी जब जज साहब हियरिंग ले रहे हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं भी हो सकती है. जब बात करनी हो
तभी करें। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कोर्ट रूम में हमारे को काफी ऊंची आवाज में बात करने की आदत पड़ी हुई है और मल्टीपल हम लोग साथ साथ बहस कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, करते नहीं, ओके, यस। तो ये चूंकि कंप्यूटर के द्वारा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो आवाज है वो कंप्यूटर के सामने स्क्रीन में स्पीकर में बहुत तेज निकलती है। तो हो सकता है कि कई जजेस दे गेट्स अनॉयड। तो कोशिश ये की जाए कि जब हम अपनी बहस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, उस दौरान हम जो है अपने जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको मौका दे दिया जाए, या पहले हम बोल लें, हमारे को कोई इंटरप्ट ना करे। तो ये एक मर्यादा हम जो है बना के रखें। दूसरी बात, ड्रेस कोड तो कोर्ट ने अभी, सुप्रीम कोर्ट ने और बार काउंसिल ने बोल ही दिया है, लेकिन फिर भी हम ऐसी भी ड्रेस ना पहन के बैठे कि वो खुद हमको कोर्ट के समक्ष जो है थोड़ी सी शर्म आए, या कोर्ट के समक्ष सुनवाई करते हुए उनको लगे कभी कोई जो पीछे ऑर्डर आया कि बनियान पहन करके बैठे हुए थे। देखिए, हम मर्यादा वाली अदालतों में जा रहे हैं और कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमें उस मर्यादा का बिल्कुल ध्यान रखना है, और जजेस के साथ जैसे हम कोर्ट में पेश आते हैं वैसे ही हमने पेश आना है, और तभी तो हम रिलीफ ले पाएंगे। ये इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। ये ऐसे करके जो हमारा जो है हियरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इसके बाद में जब ये हियरिंग हो जाती है तो शाम को जो है हमको ऑर्डर आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपलोड हो जाता है और हाई कोर्ट में वो भी अपलोड हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया मैंने आपको डे टू डे प्रैक्टिस में जो हमने यूज करी थी। लेकिन अब चूंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने एक पहला रूल बताया था कि व्हाट कम्स इन डिजिटल इट शुड बी डिस्कैन्ड। जब आपकी सारी फाइलें स्कैन हो गई, तो कुछ लोग मेरे साथ दंडपानी सर बैठे हुए हैं, काफी सीनियर एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, आईपैड लेकर के हम लोग कोर्ट में भी बहस कर सकते हैं। हम सारा अपना डेटा क्यों ना अपनी केस फाइल्स अपने नोटपैड पे लेके जाएं, और कोर्ट में जब हम जाते हैं तो हमें हजार हजार पेज की फाइलें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम सीधे, जैसे मैंने आपको बताया, बुकमार्क करके आप इतनी देर में तो अपोजिट काउंसिल जो है पेज पलटेंगे, आप जज साहब को बता देंगे कि ये पेज नंबर में आप ओपन कर लीजिए। तो इतना इसका फायदा है टेक्नोलॉजी का। आप अपना वीडियो एनेबल कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एंड आई थिंक टुडे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस, बिकॉज वी आर हियर फॉर ईच अदर। आज की तारीख में मेरी कोशिश ये है कि हम क्यों ना मिलकर के लॉयर्स एक दूसरे को इक्विप करें, कि जिससे आगे ये दिक्कत ना हो। ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी 30,000 का डेटा है कि 30% एडवोकेट्स ने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करी है, बाकी लोग जाकर के फाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त कोविड की सिचुएशन में हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, क्यों ना हम इक्विप करें अपने आप को कि हम एटलीस्ट सर्वाइवल तो कर पाए। अपना सर्वाइविंग के लिए हमें चाहिए ना, पिटिशन फाइल हो, कोर्ट की सुनवाई हो, क्लाइंट को रिलीफ मिले, तो इस चीज के लिए हम टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं यूज कर सकते। ये मेरी एक कोशिश थी। आपके सवालों के लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आंसर करूं उसके बारे में। So you may ask any question. Yeah, Ajay ji. Yes. Yeah, this is Dinesh Sabharwal. Yes, Mr. Dinesh. हाँ जी, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक्रोबैट प्रो डीसी सॉफ्टवेयर जो है, तो जो मेरे पास नॉर्मल अभी पीडीएफ फॉर्म में फाइल्स हैं, तो वो एक्रोबैट प्रो डीसी फाइल्स ही हैं, या आई नीड टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर एंड कन्वर्ट दोस पीडीएफ फाइल्स आल्सो इनटू एक्रोबैट प्रो डीसी? देखिए, एक आपका पीडीएफ फॉर्मेट इज अ यूनिफाइड फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वो किसी भी सॉफ्टवेयर से ओपन हो सकता है। एक तो फ्री वर्जन्स भी हैं, और पहले उनको पढ़ने के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए हमें किसी पेड वर्जन की जरूरत नहीं है। उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए हमें किसी पेड वर्जन की जरूरत नहीं है। एक्रोबैट रीडर के नाम से एक सॉफ्टवेयर भी आता है, वो फ्रीली अवेलेबल है, या आप अगर मैक यूज करते हैं तो प्रीव्यू में ओपन हो जाता है, या कोई और आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो पीडीएफ ओपन हो जाती है, उसमें आपको लेने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अब ये प्रोसेस आ गया ऐसा कि हमें अपनी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करना है, हमने एनेक्शर्स ऐड करने हैं, हमने उनको एडिट करना है, हमने उनको पेजिनेशन करना है, बुकमार्किंग करनी है, उसके लिए हमें ये पेड वर्जन लेना पड़ जाता है। ऐसे ही एंड वी कैन कन्वर्ट प्रेजेंट फाइल्स टू एक्रोबैट प्रो डीसी, या वो कन्वर्ट नहीं करते, उनको एडिट कर सकते हैं। कन्वर्ट तो सेम ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में है। एक और चीज का ध्यान रखना है सब लोगों ने, कि जो ये पीडीएफ है, कई बार होता है कि हमारे एनेक्शंस बड़ी हाई स्कैंड होते हैं, काफी साइज बढ़ जाता है, तो इसमें एक ऑप्शन भी आता है पीडीएफ में कि रिड्यूस फाइल साइज। मैं आपको अभी दिखा देता हूं उसी चीज का ऑप्शन, कि अगर किसी फाइल को हमने खोला है, बनाते हैं, तो हम उसको देखिए, ये इसमें एक फाइल का ऑप्शन, रिड्यूस फाइल साइज का एक ऑप्शन आता है।
ठीक है। अगर आपकी मान लीजिए 50 MB की फाइल है और कोर्ट ने रिक्वायरमेंट करी है कि 30 MB की फाइल हमें भेजनी है, तो वो फिर आपने उस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। नंबर 1। नंबर 2, एक जो प्रोसेस जो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरू किया है कि सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ई फाइलिंग के काउंटर्स भी उन्होंने बना दिए हैं। जो दिल्ली हाईकोर्ट में फाइलिंग पहले भी हो रही थी, वहां पे आपको अपना बार काउंसिल आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेकर के आपने ई फाइलिंग काउंटर्स में आप जाते थे तो सीडी लेके जाते थे। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी पिटिशन, जो मैंने आज बताया बुकमार्क बनी हुई आपकी पिटिशन थी और प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो वो अपलोड हो जाती थी उसमें और वो कोर्ट के उसमें रिकॉर्ड में चली जाती। तो ये एक प्रोसेस पहले भी चलता रहा था। अब यही हम लोग जो आज एक्सटेंडेड कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डेमो दिया, बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है। और मैं चाहूंगा कि हम सब, चूंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही फाइलिंग करते हैं, बट ऐसी प्रक्रिया अगर हमारे दिल्ली हाईकोर्ट में भी हो जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि हम घर बैठे एटलीस्ट फाइल कर सकते हैं केसेस, चाहे हम सुनवाई के लिए फिजिकली जाए। लेकिन हमारा जो टाइम प्रोसेस, अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आपने करी, कितने लोगों का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। नंबर 1, आपके क्लर्क को भागना नहीं पड़ा सर्विस के लिए। नंबर 2, अटेस्टेशन आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी अटेस्टेशन की प्रोसेस हो सकते हैं। प्लस सर्विस आप जो है किसी भी तरीके से ईमेल के थ्रू सर्विस दे सकते हैं, इज रिकॉग्नाइज्ड। व्हाट्सएप के थ्रू भी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोसेस जरा बड़ा आसान है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इतना, जितना कि हमारे को फिजिकली वहां जाकर के लाइन में लगवाना पड़ता है और फाइलिंग करनी पड़ती है। हाँ जी, और कोई सवाल? दिनेश जी, आई होप आई वाज एबल टू क्लैरिफाई योर क्वेश्चन। Yes, thanks a lot. Thank you. हाय सर, माय नेम इज रविकांत कौशल। हाँ जी रवि जी। एक्चुअली आपने बताया था कि जब हम वर्ड में फाइल बना लेते हैं अपनी पूरी पिटिशन और उसके बाद उसको जब सेव करते हैं, तो मेरे वाले वर्ड में मैंने अभी जस्ट देखा कि उसमें सेव एज पीडीएफ नहीं आ रहा है। पीडीएफ कन्वर्टर जो है, अगर आपका वर्ड, पहले तो सबसे पहली चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स, तो हम लोग अपने किसी भी काम को डिस्ट्रॉय होने का रिस्क नहीं ले सकते। नंबर 1, हम कोई भी कंप्यूटर यूज करते हैं विंडोज का, उसमें हमारी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का मतलब हम एटलीस्ट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योर होना चाहिए, उसमें एक एंटीवायरस होना चाहिए। अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो एप्पल में तो कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आपका जो वर्ड भी है, वर्ड का लाइसेंस जो अगर आप लेते हैं तो 7,000 रुपए साल का सारे वर्ड के जो ऑफिस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपके आराम से आ जाते हैं और उससे काफी आसानी से सारे काम कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, जो मैं आपकी क्वेरी को थोड़ा एनलार्ज कर रहा हूं, कई बार क्या होता है कि 2000 वर्ड वर्जन है 2000 का और अभी हमने चल रहा है 2020 और नए वर्जन की फाइल्स कन्वर्ट करते रहिए, चेंजेस करते रहिए, क्योंकि आजकल वर्ड जब सब यूनिफाइड लेटेस्ट अपडेट सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वर्ड का जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है वो यूज करें, नंबर 1। लेकिन चलिए आपके पास वो नहीं है, क्या करना चाहिए? उसके लिए पीडीएफ कन्वर्टर्स एज ए, या तो प्रिंट में जाके भी ऑप्शन आ सकता है, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ भी ऑप्शन आता है। अगर वो भी नहीं आ रहा तो ऑनलाइन में जाकर के फ्री पीडीएफ कन्वर्टर्स अवेलेबल है, आप उससे पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 2, ये जो एक्रोबैट रीडर की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी खुद की डिवाइस पे आप काम कर पाओगे। ऐसा भी है मार्केट में फ्रीली पीडीएफ राइटर्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन। वहां क्या होगा कि फिर आप अपनी फाइल ऑनलाइन अपलोड करोगे, थर्ड पार्टी सर्वर पे जा रही है आपके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, फिर आप उसको एडिट भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अब एक्रोबैट रीडर डीसी की बात है, ये लाइसेंस अगर हम लेते हैं तो कुछ 1,000 रुपीज मंथ का या साल भर का भी एक 20,000 रुपए का साल का पैकेज भी इनका होता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल लॉयर्स है वो लोग कोई अल्टरनेट वर्जन भी यूज कर सकते हैं। कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं जो हम सस्ते में 7,000 रुपए लाइसेंस के भी आते हैं, वो यूज किए जा सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। एनी अदर क्वेरी? Hi sir, I'm Sanjay. हाँ जी संजय जी। Sir, I want to know only one thing. What is the process to get the DSC ऑनलाइन can we देखिए, get? डीएससी के लिए जाने की हमें कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है आज की तारीख में और इतना सिक्योर सिस्टम बना हुआ है कि ई मुद्रा और कई सारी वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है, वो आपको देती हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप ऑनलाइन जाके परचेज करेंगे, वो आपका वेरिफिकेशन करते हैं आधार और जो भी आपका प्रूफ डॉक्यूमेंट लेकर के, फिर उसका एक वेरिफिकेशन वीडियो के माध्यम से होता है।
देन एंड देयर आपका जो है वीडियो वो लेगा और उसके बाद में आपकी रिकॉर्डिंग करके वो अपने सर्वर से उसको वेरीफाई करके कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, उसका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वो डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है ऑनलाइन. ये ऑनलाइन अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट, बट देयर आर सर्टेन सिक्योरिटी फीचर्स ऑल्सो. प्लीज डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स, प्लीज डू नॉट शेयर योर थिंग्स. नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि प्रोसेस में हम अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास रख के छोड़ देते हैं कि जब हमारे को ऑडिटिंग की जरूरत होती है तब उसी टाइम पे यूज करते हैं. वो भी प्रोसेस एक गलत है. हमें डिजिटल सिग्नेचर जो है हमारी प्रॉपर्टी है. आज मेरा सिग्नेचर कोई भी यूज कर सकता है किसी भी काम के लिए, इसलिए और वो कानून की निगाह में माना जाएगा कि अजय वर्मा ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया है. इसलिए डिजिटल सिग्नेचर को बड़ा सेफली आप अपने पास रखिए और उसका पासवर्ड आप सिर्फ अपने काम के लिए खुद ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर. ये मेरा Just like signature. यस. Thank you very much, sir. Thank एनी अदर क्वेरी? Sorry to interrupt, sir. I would like to know one thing. Actually, due to certain network issue, I could not join your session in complete. No problem. So it would be on YouTube as soon as possible. Yeah, we will be sharing the recorded, uploading the recorded video of this, and which you can see. My idea is जितना जल्दी, जितनी सटीक भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको बता पाऊं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, सब जगह आप देख सकते हैं. कुछ चीजें मैंने भी सीखी हैं बाहर से और कुछ एक्सपीरियंस करके आती हैं कि हमने अपने यूज में जो डे टू डे यूज किया है. कैलेंडर मैनेजमेंट का सिस्टम, जैसे ई कोड सर्विसेज का एप्लीकेशन, ये कितना इतना आसान हो गया कि अब हमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती. हमें क्लर्क से नहीं पूछना पड़ता कि किस पे क्या ऑर्डर हुआ था. अगर हमने ई कोड सर्विसेज का ऐप खोला तो हमें कोड्स के केसेस अपडेटेड मिल जाते हैं. सिर्फ एक ही बार ऐड करना होता है. मान लीजिए वो केस आप कर भी नहीं रहे, 2 साल बाद आपको याद आएगी अरे उसके केस में क्या हो रहा था, तो ई कोड सर्विसेज में वो ऑलरेडी आपके एडेड फेवरेट केसेस में है, वो आ जाता है. तो ये एक प्रोसेस बहुत अच्छा है. आई थिंक यूज करने से हमारे को बहुत आसानी हो जाती है. थोड़ा हम बल्कि जो है फाइल पढ़ने की बजाय हमको कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा आसानी हो जाती है पढ़ने की. ये मेरा मानना है. Yes. Thank you. Thank you. वर्मा जी, हाँ जी. ये अभी जो आपने बताया है डिजिटल सर्टिफाइड सिग्नेचर्स जो है वो हम ले सकते हैं, पर अभी प्रेजेंटली तो हम जो फिजिकल अगर हम सिग्नेचर की पीडीएफ रखी है तो उसको यूज कर सकते हैं एट प्रेजेंट. हाँ, अभी तो वो चल ही रहा है ना, हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है. अभी मैं आपको भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, नहीं, थैंक यू. So, if there is no query, I think I am happy that I was able to share some of my time with all of you, and कोशिश कर पाया था कि कुछ आपको सटीक तरीके से आपको बताऊं, और अगर ये आपके काम आए, अच्छा लगे, तो आगे कुछ और आपकी रिक्वेस्ट हो तो मुझे बताइएगा. आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड यहाँ तक कि मैंने, हाँ जी. Sir, I have one question, sir. Yes. So, in case we download a image file from WhatsApp or something, if it is written, handwritten, and we do OCR, will it search the image also, image file also, the words? No, you will have to type it. Oh, okay, sir. Because अगर मान लीजिए डिजिटल फाइल WhatsApp पे आई और आपने डाउनलोड कर लिया, वो टाइप्ड थी, क्योंकि वो रिकॉग्निशन टेक्स्ट का करेगा. समटाइम्स हैंडराइटिंग का वो रिकॉग्निशन नहीं हो पाता. लेकिन पहले याद होगा आपको, ट्रांसक्राइबर आते थे कि जिस हैंडराइटिंग से लिखते थे, जैसे जैसे लिखते जाते थे टाइपिंग होती जाती थी. वो टेक्नोलॉजी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो अभी उसको ऑब्सोलीट हो गई. लेकिन ये जो OCR का कंसेप्ट है, वो जैसे जजमेंट प्रिंटेड आपके पास मिल गया, अब आपको 100 पेज का जजमेंट है, वो साफ सुथरा है, टाइप्ड है, लेकिन आप उसको टाइप करना है पूरा, और वो फिजिकल फाइल नहीं है, वो सॉफ्ट फाइल नहीं है आपकी, और वो स्कैन फाइल है. तो क्या करेंगे आप, उसको अगर OCR चला देंगे तो वो जो वर्ड्स हैं उसके वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे और आप उनको कॉपी करके एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कन्वर्ट करना आसान होता है. And then the fonts will change, sir. Yes, the fonts will change, and then you can change this font as per your convenience. Oh, okay, sir. Okay, thanks. All right. I hope there's nothing else. Good to see you, Ranbani sir. Good to see you, many of Shobit and other colleagues of mine. I'm very happy that I was able to share my time with you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thanks a lot, sir. It was wonderful. Sir, I hope all of you are well. Yes, sir. Shobit, Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you very much for your guidance. Thank you so much, sir. Thank you so My much. pleasure. My pleasure.